चलिए, आज की क्लास में मैं आपको फिर से फंक्शंस ही पढ़ाऊंगा। अभी फंक्शन को आप बहुत बेहतर तरीके से नहीं जानते हैं, बट आप जितना भी जानते हैं, एक तो आप इतना जानिए कि एवरी फंक्शन इज फॉलोड बाय द ब्रैकेट का साइन। हर फंक्शन के बाद एक ब्रैकेट का साइन होता है। आपने कुछ फंक्शंस महसूस भी किए होंगे, जैसे आपने कभी मेन देखा होगा तो ब्रैकेट का साइन देखा होगा, कभी आपने प्रिंटफ पढ़ा होगा तो ब्रैकेट का साइन देखा होगा। तो एवरी फंक्शन इज फॉलोड बाय द ब्रैकेट का साइन। हर फंक्शन के बाद एक ब्रैकेट का साइन होता है। दूसरा, मैंने आपको यह पढ़ाने की कोशिश की कि फंक्शन दो तरह के होते हैं। मैं अभी प्री डिफाइंड और यूजर डिफाइंड की बात नहीं कर रहा, फॉर्मेट के आधार पर बात कर रहा हूं। फंक्शन इज कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी, one is known as the unformatted और second one is known as the formatted। अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि whether this function is formatted or unformatted? How you judge? आप ये कैसे जज कर पाते हैं? तो इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि जिस फंक्शन के बाद f होता है, f, वह फंक्शन फॉर्मेटेड होता है। उसमें आपको फिर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी आपको पढ़ाना पड़ेगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर से मेरा मतलब ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि %c क्या है, %c क्या है, और %d क्या होता है, %f क्या होता है। ये चीजें भी आपको मेरी समझ में वहां पर बतानी पड़ेंगी। बट मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अनफॉर्मेटेड फंक्शंस के अंदर हर चीज को, वेदर यू पुट कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, यू आर पुटिंग दी होल नंबर्स, आप कुछ भी डालिए, आप कुछ भी डालिए, परंतु आप इतना विश्वास रखिए, जो अनफॉर्मेटेड फंक्शंस होते हैं ना, ऑलवेज प्रोसेस द डेटा इन द कैरेक्टर फॉर्मेट। हर चीज को कैरेक्टर या टेक्स्ट माना जाता है। एक चीज होगी कैरेक्टर मानेगा, मोर देन वन कैरेक्टर होंगे उसे टेक्स्ट मानेगा। सो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, मैंने दो फंक्शन पढ़ाए थे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपने कल की क्लास पढ़ी हुई है। अगर आपने कल की क्लास नहीं पढ़ी हुई तो लास्ट के वीडियोस को आप प्लीज जरूर देखें, लास्ट के वीडियोस को आप जरूर देखें। आपको दो फंक्शन पढ़ाऊंगा। मैक्सिमम टाइम में स्कैनएफ का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? स्कैनएफ का। बट आज मैं इसके साथ साथ एक फंक्शन और पढ़ाना चाहता हूं, गेटएस। देखिए, हर जगह हर फंक्शन यूज नहीं हो सकता भाई। किचन में, किचन की बात कर रहा हूं, रसोई की, वहां पर छुरी काम करेगी, चाकू छोटा वाला होता है, और कहीं लड़ने वड़ने की बात आएगी, वहां पे तलवार काम करेगी। तो हर जगह के लिए एक उपयोगी कोई टूल होता होगा, उपयोगी कोई टूल होता होगा। तो कई सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहां पर हमें गेटएस का फायदा दिखता है। गेटएस का मैं मैक्सिमम टाइम आगे चल के स्कैनएफ का यूज करूंगा, बट मैं आपको गेटएस का एक इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूं, उससे आप समझिए। लेट अस अज्यूम कभी आप अपना पूरा नाम स्टोर करना चाहते हैं। जैसे मेरा नाम तो थोड़ा बुरा है, बुड्ढे लोगों जैसा है, और मेरी एज भी बहुत हो गई है, बट जैसे मेरा नाम है दीनदयाल सिंह, दीनदयाल सिंह। आपका भी कुछ नाम होगा। योर नेम कैन बी हर्ष सक्सेना, योर नेम कैन बी अमीशा खंडेलवाल, योर नेम कैन बी ऋषि, और ऋषि आगे कुछ लगाता है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे उपेंद्र गौतम। हर बच्चे के नाम में नॉर्मली मोर देन वन वर्ड होते हैं। स्कैनएफ कैन नॉट एक्सेप्ट दी मोर देन वन वर्ड। बट अगर आप कभी किसी स्ट्रिंग, कोई नाम वगैरह लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे ये पक्ष लूंगा कि आप गेटएस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बेटा? गेटएस का। ड्रॉबैक्स ऑफ स्कैनएफ फंक्शन इज दैट, मैं बुराई कर रहा हूं स्कैनएफ फंक्शन की भैया। ड्रॉबैक्स of scanf function is that it is never accept a space, it is
नेवर, एक्सेप्ट अ स्पेस, स्पेस इज ट्रीटेड एज अ टर्मिनेटर बाय इट, स्पेस जो है स्पेस इज ट्रीटेड एज अ टर्मिनेटर बाय इट, जो स्पेस होता है ना वो एक टर्मिनेटर की तरह काम करता है। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम प्लीज, स्पेस तो एक डेलीमीटर की तरह काम करता है ना, एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना हो, पर हमें तो नाम में स्पेस ही चाहिए ना भाई। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है बेटा, और उस फंक्शन का नाम है गेट एस फंक्शन। व्हाट एग्जैक्टली इज द फंक्शन का नाम? उस फंक्शन का नाम आप बता सकते हैं मुझे, गेट एस। देयरफॉर व्हाइल एक्सेप्टिंग द स्ट्रिंग वी शुड यूज व्हाट, गेट एस ओवर द व्हाट, स्कैनफ। हम किसका यूज करेंगे? गेट एस का यूज करेंगे। तो आपको इस चीज को मुझे चला के तो दिखाना पड़ेगा भाई। सो आई हैव वन रेडीमेड प्रोग्राम, मैं वो प्रोग्राम आपको एक बार बताना चाहूंगा। प्रोग्राम 5, hash include stdio.h, this is the main। यहाँ पे क्या लिखा मैंने? ड्रॉबैक्स ऑफ स्कैनफ फंक्शन ना, बुराई कर रहे हैं। करेक्टर तो एक समय पे एक करेक्टर लेता है, बट हमने यहाँ पे साइज कितना दे दिया बताया तुम्हें? 50। इसका मतलब इसके अंदर अब आप 49 करेक्टर स्टोर कर सकते हैं। साइज तो 50 दे रखा है भाई। अभी ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये समझाने लग जाऊं कि ये 49 इसलिए ले रहा है या एक कम इसलिए लेता है कि स्ट्रिंग को एंड करने के लिए /0 का यूज करते हैं हम लोग। स्ट्रिंग को बंद करने के लिए हम लोग किसका यूज करते होंगे बेटा? /0 का। फिर यहां पर मैंने लिखा एंटर द नेम, फिर मैंने यहां पर क्या लिखा? एंटर द नेम। अब यहां पर मैं गेटएस का यूज कर रहा हूं। देखिए, जब भी कभी हम किसी से इनपुट लेते हैं ना बेटा, इनपुट, तो हमें एड्रेस बताना होता है। जब भी कभी हमें अपने घर पे किसी को बुलाना है, लेट अस अज्यूम आई एम इनवाइटिंग यू, तो आपको मुझे बताना पड़ेगा ना मैं आगरा में कहां रहता हूं। तो जब भी कभी हम इनपुट लेते हैं, किसी को अपने घर पर इनवाइट करते हैं, तो हमें अपना एड्रेस बताना पड़ता है। सो टू इंटीमेट, टू डिक्टेट द एड्रेस, वी यूज द M% का साइन। टेक्निकली लोग इसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं। इसे क्या कहेंगे बेटा? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ये मैंने %s लगाया और इससे इस स्ट्रिंग को मैंने क्या करा दिया बेटा? प्रिंट करा दिया। %s, देखिए ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। स्कैनफ यूज करते तो यहां पर भी इस चीज को लगाना पड़ता। तो मैं आपको एक कोड ब्लॉक पर एक बार पढ़ाना चाहता हूं। कोड ब्लॉक इज सुपर इजी। इसका वीडियो पढ़ा होगा, आप प्लीज एक बार विजिट करें उसे। और यहां से मैंने कोड ब्लॉक पर डबल क्लिक किया। एक तो टर्बो है भाई ये, एक हमारा ये कोड ब्लॉक है। कोड ब्लॉक इज वेरी मच हैंडी। ऐसा लगेगा आपको कि जैसे आप नोटपैड पर काम कर रहे हैं। कहां पर काम कर रहे हैं बेटा? नोटपैड पर काम कर रहे हैं। हम फाइल में आए, न्यू पर क्लिक किया, एम्प्टी फाइल, Ctrl+S से चीजों को सेव करा दो। हम ई ड्राइव में डेमोज में आए, कोई भी नाम, फंक डेमो, नहीं यार इसका नाम मैं कुछ और लिखता हूं, गलवान। गलवान एक नदी का नाम है। सेव करा दिया इसे। सिंपल रन कराने के लिए बिल्ड एंड रन, ये वाली चीज। पहले बिल्ड का मतलब आगे भी मैं आपको बता दूंगा, बट बिल्ड का मतलब होता है सोर्स कोड और ओएस वगैरह की लाइब्रेरी को पूरी तरह से मर्ज कर देना, उसके बाद उसे कंपाइल कराना। कंपाइल इज द पार्ट ऑफ द बिल्ड। ये बिल्ड और रन के लिए एक ही सिंबल बना हुआ है यहाँ पे। एंटर द नेम। अब मेरा असली नाम ये है भाई, मैंने लिखा दीन दयाल सिंह। तो देखिए पूरा आ रहा है भाई साहब, दीन दयाल सिंह।
बट कल्पना करिए कि आपने इस गेट एस को कमेंट बना दिया और आप यहां पे आ गए, राइट, इस जगह पर आ गए, स्कैनएफ परसेंटेज, हम यहां पर आए, परसेंटेज और M% नेम, M% नेम, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आप फिर से बिल्ड और रन कराइए, आप प्लीज फिर से आप मेरा नाम लिखिए दीनदयाल सिंह और एंटर प्रेस करेंगे ना, तो यहां पर सिंपल क्या आएगा बेटा, दीन आएगा, सिंपल यहां पर क्या आएगा पता है तुम्हें, दीन आएगा। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आई होप दैट्स इट। ये कुछ कहानी मैंने आपको इसके अंदर बताई, मैं उम्मीद करूंगा आपको गेटेस और स्कैनएफ में डिफरेंस समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं लाइन, गेटेस इनपुट में स्ट्रिंग जब नाम वगैरह लेते हैं उसमें स्पेस एलोंग विद स्पेस वो ले लेती है, बट स्कैनएफ में जो स्पेस होता है वह एक सेपरेटर का काम करता है, डेलीमीटर का काम करता है, टर्मिनेटर का काम करता है। सो मल्टी वर्ड आप स्कैनएफ के वाया नहीं ले सकते। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो आप प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखिए गॉट इट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। प्लीज ये समझ में नहीं आता, बीवो 18, गुरमित, ओके ग्रेट, आयुष, प्रीति, ग्रेट। चलिए ये कुछ पॉइंट्स मुझे इसमें आपको बताने थे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। आज मैं आपको 3 फंक्शन पढ़ाऊंगा भाई, आज मैं आपको कितने फंक्शन पढ़ाने वाला हूं, 3, गेट सी एच ई और एक फंक्शन होता है गेट सी एच ए आर। मजे की बात बताऊं आपको, इन तीनों का काम एक है, ये तीनों ही एक करेक्टर एज एन इनपुट लेते हैं। ये तीनों ही क्या करते होंगे बेटा, एक करेक्टर लेते हैं एज एन इनपुट। तीनों चीजें एक करेक्टर ले लेंगे, बट गारंटीड इंटरव्यूज में क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे तो कहते सर हमारे टीचर ने तो ये बताया है कि हर प्रोग्राम के बॉटम में आप गेट सी एच लगाओ, इससे स्क्रीन रुक जाती है। हाँ, इससे स्क्रीन तो रुक जाती है, बट लेता ये करेक्टर ही है, तो करेक्टर लेने के इंतजार में ही तो स्क्रीन रुक रही है वहां पे। जब तुम एंटर मारते हो ना, एंटर, वो भी तो एक करेक्टर ही है ना, तो इसे वेरी बॉटम गेट सी एच लगा देते हैं एंड इट वेट्स फॉर द करेक्टर। बट आपको इन तीनों फंक्शन में कुछ न कुछ अंतर समझना पड़ेगा। गेट सी एच एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और ये कौन सी हेडर फाइल का होता है बेटा, कौन है उसको दिखाता नहीं है। देखो मैंने यहां पर ये लाइन लिखी है बट टेक्निकल है थोड़ी सी, कि दैट विल नॉट इको द करेक्टर, दैट विल नॉट इको द करेक्टर। इको जानते हैं आप लोग, जैसे मैं माइक में हेलो बोलूं तो फिर वो भी जवाब दे हेलो, इट मींस द करेक्टर इनपुट बाय द यूजर इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। जब आप ये करेक्टर डालेंगे तो वो स्क्रीन पर आपको दिखेगा नहीं, और जैसे डालेंगे वो आपके एंटर का भी इंतजार नहीं कर रहा, एंटर का मतलब ओके, एंड इट डज नॉट वेट फॉर द एंटर। मैंने जानबूझकर इनको स्टेप बाय स्टेप रखा है। अगर आप दूसरा फंक्शन देखेंगे गेट सी एच ई फॉर इको, ई फॉर व्हाट, इको, इकोज द करेक्टर, इट मींस इट डिस्प्लेड, जैसे ही आप कोई करेक्टर डालेंगे वो दिखेगा जरूर, बट इसमें एक कमी फिर रह गई, इट डज नॉट वेट, इट डज नॉट वेट फॉर एंटर। ये किसका इंतजार नहीं करता है बेटा, इट डज नॉट वेट फॉर एंटर,
यह एंटर का इंतजार नहीं करता है। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप इनकी जगह कोई ऐसा फंक्शन बता दीजिए जिसमें ये सर्वगुण संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो। ऐसा कोई फंक्शन है आपके पास? क्या ऐसा कोई फंक्शन है? तो उसकी जगह पर मैं आपको सिंपल एक फंक्शन बताऊंगा, गेट char। मेरा विश्वास करिए, इसमें पुराने दोनों फंक्शंस के सुख हैं। इट इकोज द कैरेक्टर, इट मींस इट डिस्प्लेड द character input by the user on the screen, but it waits for the enter keys. But it waits for the enter keys. परंतु ये किस चीज का इंतजार कर रहा होता है? यह एंटर का इंतजार कर रहा होता है। इट मींस एंटर्ड इनपुट मस्ट बी फॉलोड बाई, अरे दोनों चीजें समझ लो भाई, ये कैरेक्टर दिखाएगा भी और जब ये इनपुट आप लेंगे उसके बाद एंटर भी प्रेस करना पड़ेगा। तो इस कहानी को समझने के लिए आपको एक प्रोग्राम तो पढ़ना पड़ेगा भाई। आपको इससे मैं प्रैक्टिकली एक बार करके दिखाऊंगा। डिफ डेमो को हम समझते हुए चलते हैं। डिफ डेमो, वेरी मच इंटरेस्टिंग डेमो, राइट? सी, 2 हेडर फाइल ले ली भाई साहब। अब ये चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप घर पे करनी चाहिए। मोबाइल पर आप वीडियो चलाएं और साइड में देखें। वेरी शॉर्टली हमारा ऐप जो है वो अप होने वाला है। आपको ये पता होगा, प्ले स्टोर पर डालने के बाद 3 से 9 दिन लगते हैं। उसे अपलोड करवा दिया है मैंने। कैरियर कंपाइलर के नाम से ही वो ऐप होगा। आगे चल के फिर आप ये जूम यूज नहीं करेंगे, राइट? उसी का यूज करेंगे। हैश इंक्लूड stdio.h, conio.h, मेन बना दिया, care ch। इसको बेसिकली हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कहते हैं बेटा। क्या कहेंगे इसे? कि इस जगह पर हमारा क्या हो रहा है भाई? वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। फिर यहां पर मैंने बोला प्लीज एंटर अ कैरेक्टर, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। देखो सबसे पहले मैंने गेट ch का यूज किया। आप यहां पर इस लाइन को मेरे कहने से आप कमेंट बना दीजिए, कमेंट, क्योंकि मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करूंगा, मैं यहां पर आपको ये समझाऊंगा कि न तो वो कैरेक्टर दिखता, इको ही नहीं करता, और ना ही वो एंटर का इंतजार करेगा आपका। यहाँ पे एम्प्टी फाइल में चले जाइए और ये मैं थोड़ा सा फास्ट मोड में कर दे रहा हूं। थोड़ा सा किस में कर दे रहा हूं? सो रन कराया, प्लीज एंटर अ कैरेक्टर। आपको पता भी नहीं चलेगा मैंने क्या डाला, क्यों प्रिंट तो कराया नहीं है, ना ही उसने एंटर का इंतजार किया, न तो इको हुआ है, इको भी नहीं हुआ, और ना ही उसने एंटर का इंतजार किया। अगर आप देखना चाहते हैं मैंने क्या डाला था, मैंने पी डाला था बेसिकली, पुट ch कर दिया। देखो जो येलो येलो आता है ना इस जगह पे, येलो येलो जो आ रहा है, इसका मतलब अभी ये चीज सेव नहीं हुई है। कंट्रोल एस किया, देखो अब वो ग्रीन हो गया होगा, यानी कि ये लाइन की बात कर रहा हूं। फिर मैंने बिल्ड एंड रन किया। अब देखो मैं पी डालूंगा, वो दिखेगा, वो पुट ch का असर है। ये मत कहना कि सर इको हो तो रहा है, नो, ये असर किसका था बेटा? पुट ch का। सो गेट ch की जगह पर इसे आप कमेंट बनाइए, आगे की चीज को अनकमेंट कर दो भाई। हमने क्या किया? गेट ch e। देखिए मैं इस लाइन को फिर कमेंट प्रेस करूंगा, पी, एंटर प्रेस करिए। जैसे ही मैंने पी प्रेस किया, देखो वो ई को तो हो रहा है,
प्रिंट नहीं हो रहा, ये जो मैंने डाला है उसको दिखा रहा है। वन पुट ch अगर मैं कर देता, जैसे मैंने फिर से p डाला, देखिए उसके बाद एक p और आ रहा है, क्योंकि एंटर का इंतजार तो ये करता नहीं है। अरे एक तो इको की वजह से p आया, एक किसकी वजह से p आया, e की वजह से, e फॉर इको, और एक किसकी वजह से आया, पुट ch की वजह से। इसे मैंने क्लोज करा दिया। थोड़ा आगे चलते हैं। इसी में ऐसा करिए, आप इन चीजों को हटा दो, गेट char, रन कराइए इसे। प्लीज एंटर अ करेक्टर, प्लीज एंटर अ करेक्टर। क्या डालें, जैसे p डाला, बट देखिए गेट char इको भी करता है एंड इट वेट्स फॉर अ एंटर। जैसे होता है ना, जैसे कभी कोई चीज डिलीट कर रहे होते हैं आप, तो वो पूछता है ना आर यू श्योर, यानी कि आपका उसे कंफर्मेशन जरूर चाहिए, आपका उसे क्या चाहिए, कंफर्मेशन जरूर चाहिए। मैंने एंटर प्रेस किया, मैंने क्या प्रेस किया, एंटर। तो जो चीज आपने डाली वही चीज डिस्प्ले भी तो हुई, वही चीज उसने क्या कर दी, डिस्प्ले भी करा दी। तो मैं तो एक बात जानता हूं भाई, घर पे जाके जब आप ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो आप इन तीनों फंक्शंस को एक बार पढ़ना फिर से। पहला फंक्शन गेट ch, न तो इको करता है ना ही एंटर का वेट करता है, तो इसका थोड़ा सा सुपरसेट आया, गेट che, गेट che, और e का मतलब क्या होता है बेटा, इको, चीजों को दिखाने के लिए। और तीसरा एक फंक्शन और मैंने बताया आपको, गेट char, जो इको भी कर रहा है और ये एंटर की का भी इंतजार करता है। उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको थोड़ी थोड़ी मेरी समझ में जरूर आ रही होगी। ये बीच में एक मिसलेनियस टॉपिक आ गया है, कॉमनली यूज्ड प्री डिफाइंड फंक्शन में ही। इस फंक्शन की कोई जरूरत नहीं थी अभी, बट फिर भी लगे हाथ में आपको पढ़ा देता हूं। जैसे आपको ये लगता है कि आउटपुट जो है ना वो एक एक सेकंड के बाद आए, जैसे एक बार लाइन आ गई हेलो IMDD, फिर 2 सेकंड रुक गया, गेस माय मैजिक नंबर, फिर आपने कोई इनपुट डाला, फिर मैंने वो कंपेयर कराया। यानी कि आप जो आउटपुट है वो आउटपुट बेसिकली एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद दिखाना चाहते हैं। आप वह किसके बाद दिखाना चाह रहे हैं बेटा, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप इस चीज को समझें। डिले, डिले के अंदर मिली सेकंड में टाइम देते हैं, और मैं आपको ये बता दूं, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकंड होती है। एक सेकंड के अंदर कितनी मिली सेकंड होती है बेटा, 1000 मिली सेकंड होती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको ये पॉइंट समझ में आए, समझना प्लीज। आर दी प्री डिफाइंड, और देखो स्लीप में सेकंड देते हैं, आर दी प्री डिफाइंड फंक्शन। देखिए हर फंक्शन किसी न किसी हेडर फाइल में होता है, उनको आपको थोड़ा जानना पड़ेगा। ये कौन सी हेडर फाइल में बेटा, dos.h। अब देखिए मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, टर्बो C++ की जो लाइब्रेरी है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। टर्बो C++ की जो लाइब्रेरी है वह ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ज्यादा स्ट्रॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि ये डिले और स्लीप वाले जो फंक्शंस हैं ये टर्बो में तो चलते हैं बट कोड ब्लॉक में नहीं चलते। These are the predefined function from the dos.h header file. These are used to suspend the execution। आपको उसका भाव समझ में आना चाहिए, वो कहना क्या चाहता है।
delay takes the millisecond as argument while sleep takes what? Second as argument. Millisecond as argument while sleep takes what? दोनों में अंतर ही बस ये है। ये कहानी मैंने आपको समझा दी, इसका कोड एक बार बता देता हूं बस। मैंने आपको पहले ही कहा था, इस चीज को चलाने के लिए आपको, मैंने हमेशा टर्बो का यूज किया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं। एक तो हमने नई हेडर फाइल यूज की भाई। व्हाट इज द हेडर फाइल का नाम? जिस तरह से जावा वावा में पैकेज होता है, पाइथन में इसी जगह पर हम लोग मॉड्यूल शब्द का यूज करते हैं। यहां पर हम उसी चीज को हेडर फाइल के नाम से जानते हैं भैया। यहां पर हम उस चीज को किस नाम से जानते होंगे? हेडर फाइल के नाम से। सो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू हो रहा है? मेन से। CLR लगा दिया मैंने। अब यहां पर ये क्या बोल रहा है? वेट फॉर 5 सेकेंड। यहां पर उसने कहा आपसे कि इंतजार करिए, और सचमुच में इंतजार करने के लिए क्या लगा दिया आपने? स्लीप, और उसमें 5 दे दिया। अगर नहीं साहब मुझे तो मिली सेकेंड का आनंद लेना है, तो डिले लगा दीजिए भाई। जब 5 सेकंड खत्म होंगे, यहां पर वो बोलेगा थैंक्स फॉर योर पेशेंस, और गेट CS से क्या हो जाएगी? स्क्रीन रुक जाएगी। लेट मी चेक ऑन कोड ब्लॉक वंस अगेन। एक बार चेक करने में क्या जा रहा है, आप इसे बिल्ड और रन करा के देखिए। दोस्तों देखो, इसने काम नहीं किया, इट इज नॉट वर्किंग। बट आप मेरा विश्वास करिए, आप इसी चीज को अगर टर्बो में चला रहे होते, अगर आप इसी चीज को किस में चला रहे होते, अगर टर्बो में चला रहे होते, तो गारंटीड ये चीज चलती। जैसे एक बार क्यों ना करके देख लें एक बार इसे, हाउ वी डू इट। कैसे ये चीज हो सकती है भाई? मैंने कहा हैश इंक्लूड stdio.h, stdio.h। कोई क्रम नहीं होता हेडर फाइल का। conio.h हैश इंक्लूड। देखिए मैं अभी ये काम बिना देखे कर पा रहा हूं, क्योंकि मैं इससे पहले इसे 2-4 बार तो पढ़ा ही चुका हूं। आप बिना देखे काम नहीं कर पाते। आपको फिर ये कैसे पता लगेगा कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? तो उसके लिए बस मैं यही कहूंगा कि अगर आपको देखकर चीजें समझ में आती हैं, अगर आपको चीजें देखकर अगर समझ में आती हैं, तो इसका मतलब आप एक सही ट्रैक पर हैं। अगर आपको चीजें क्या हो रही हैं बेटा, अगर देखकर समझ में आ रही हैं, तो इसका मतलब आप एक सही ट्रैक पर हैं। जैसे मेरे यहाँ पे CLR लगा दिया, फिर मैंने एक मैसेज लिख दिया printf, मैंने कहा वेट फॉर 5 सेकेंड्स, /n लगा दो, यहां पर आए, और यहां पर आपने एक फंक्शन लगा दिया स्लीप, और उसमें क्या लिख दिया? 5। कुछ भी लिख दो फिर बाद में, printf थैंक्स फॉर पेशेंस, फॉर योर पेशेंस। यहां पर आप गेट ch लगा दो। अब देखो, इसका एक भ्रम रहता है आपके दिमाग में, यार इससे स्क्रीन रुक जाती है। नो, वो करेक्टर का इंतजार कर रहा होता है। और स्मार्टली हमने गेट ch ही क्यों लगाया? क्योंकि वो इको भी नहीं करेगा। क्या नहीं करता है? इको। आप इसे Ctrl+F9 से रन कराइए। देखिए वेट फॉर 5 सेकेंड्स, आंसर वुड कम आफ्टर 5 सेकेंड्स। देखिए थैंक फॉर योर पेशेंस। अब आप एंटर प्रेस करिए। अब ये मत करो सर आपने ए कैपिटल लिख दिया। डबल कोट्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। उम्मीद करूंगा थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा ये। आप यहीं पर कोई दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते थे। एट द सेम टाइम आप कोई दूसरा फंक्शन भी यूज कर सकते थे। अब एक बिल्कुल एक सेपरेट टॉपिक है, एस्केप सीक्वेंसेस। कौन सा टॉपिक होगा बेटा? एस्केप सीक्वेंसेस। ये मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगा। इसे आराम आराम से चलने दीजिए। अराउंड मैंने आपको करीब 40 मिनट पढ़ाया होगा शायद। यही अगर मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा होता ना, ज्यादा वक्त लगता। वहां पर बीच में बहुत सारे और इंटरेक्शंस होते रहते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।